सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना से कहा है कि वो सत्ता अपने हाथ में ले। हालांकि इससे पहले यूक्रेन के बातचीत के प्रस्ताव को पुतिन ने मंजूरी दी थी और रूस वार्ता के लिए हाई लेवल डेलीगेशन भेजने को तैयार हो गया था। लेकिन अब पुतिन ने कहा है कि वार्ता के लिए यूक्रेन की मौजूदा सत्ता को हटाना होगा। इससे पहले यूक्रेन पर रूस का हमला दूसरे दिन भी जारी रहा। रूस की सेना सेंट्रल कीव के बेहद करीब तक पहुंच गई है, जिसके बाद कीव में हमले का अलर्ट जारी किया गया है। रूस के सैनिक लगातार सरकारी इमारतों और रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है और घरों में पेट्रोल बम बनाकर रखने को कहा है। राजधानी कीव को बचाने के लिए यूक्रेन के सैनिक भी सड़कों पर तैनात हैं। रूस के टैंकों को कीव में घुसने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने कीव को दूसरे शहरों से जोड़ने वाले पुल को उड़ा दिया। रूस की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के हमले का जवाब देते हुए यूक्रेन ने रूस के विमानों को तबाह कर दिया, लेकिन मलबा कीव की इमारतों पर जा गिरा, जिसकी वजह से इमारत में भीषण आग लग गई। वहीं दूसरी ओर चेर्नोबिल प्लांट पर भी रूस के सैनिक तैनात हो चुके हैं। चेर्नोबिल की सुरक्षा के लिए रूस ने ब्लैक सी पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ताइवान भी यूक्रेन के समर्थन में उतर आया है। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने कहा कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण और यूक्रेन की संप्रभुता के उल्लंघन की ताइवान कड़ी निंदा करता है। यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन भी आगे आया है। ब्रिटिश आर्मी की गाड़ियां सैन्य सामान के साथ एस्टोनिया पहुंच गई हैं, जबकि अमेरिका ने रोमानिया के बोर्सिया एयरबेस पर F-35 फाइटर जेट तैनात किए हैं। यूरोपियन यूनियन ने रूस के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की संपत्ति फ्रीज करने का ऐलान किया है। संकट की घड़ी में यूक्रेन को स्वीडन का साथ भी मिला है, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने स्वीडन का शुक्रिया अदा किया। हालांकि जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को रूस के हमले के लिए जिम्मेदार बताया है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देशों ने कोई कार्रवाई नहीं की। यूक्रेन युद्ध के दूसरे दिन भी रूस के भयानक एयर अटैक की तस्वीरें आईं। रूसी सेना ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए हैं। रूस की सेना राजधानी कीव के 10 किलोमीटर नजदीक पहुंच चुकी है। रूसी सेना ने एयरपोर्ट कब्जे में लेने का दावा किया है। राजधानी कीव में हमले के खतरे वाला सायरन लगातार बजता सुनाई पड़ रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस से बातचीत करने की अपील की है। बेलारूस के मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हो सकती है। युद्ध के बीच यूक्रेन के पश्चिमी और दक्षिणी सरहद से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। यूक्रेन में फंसे लोग तहखानों में छिपे हैं। इधर भारतीय वायुसेना ने कहा है कि वो यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए तैयार है। पहले चरण में 470 भारतीयों को यूक्रेन से भारत लाया जाएगा। यूक्रेन के भारतीयों के रेस्क्यू के मुद्दे पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक करेंगे। हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। 11 दिन चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से CFI यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट भी तलब की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिमोगा में हुई हर्षा की हत्या का जिक्र भी हुआ। वकील सुभाष झा ने कहा कि उनके पास सूचना है कि हर्षा की हत्या में CFI की संलिप्तता है। वहीं छात्राओं के वकील यूसुफ मुछाला ने कोर्ट से कहा कि अगर हिजाब एक निश्चित रूप से अपनाया जाने वाला अभ्यास है तो इसे अनुच्छेद 25 के तहत इजाजत दे दी जानी चाहिए। इस पर गौर करने की आवश्यकता नहीं है कि एक अनिवार्य धार्मिक अभ्यास है या नहीं। उन्होंने सबरीमला केस में जस्टिस नरीमन के जजमेंट का उदाहरण देते हुए कहा कि कोर्ट को तार्किक तौर पर देखना चाहिए कि कौन सा अभ्यास अनिवार्य तौर पर मौजूद है। मुछाला ने अयोध्या केस के दौरान कोर्ट में की गई एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि कोर्ट को इस बात के लिए सजग रहना चाहिए कि वो धार्मिक बहस में शामिल ना हो। उसे सिर्फ इतना देखना चाहिए कि जो पूजा करने वाला व्यक्ति है उसकी आस्था और विश्वास सही तरीके से कायम है या नहीं। वकील सुभाष झा ने सुनवाई के दौरान कहा कि देश सबसे पहले है और देश के कानून का पालन करना सबसे आवश्यक है। रोड रेज के 33 साल पुराने मामले में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साधारण चोट के बजाय गंभीर अपराध की सजा देने की याचिका पर सिद्धू को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रोड रेज केस में साधारण चोट नहीं बल्कि गंभीर अपराध के तहत सजा बढ़ाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि जिस घटना में किसी की मौत हुई उसमें सिर्फ मारपीट की धारा लगाना गलत है। 1988 के इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को सिर्फ 1000 रुपए जुर्माने की सजा मिली थी।
उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम गया है। 27 फरवरी को 12 जिलों की 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, बहराइच, श्रावस्ती, बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और गोंडा शामिल हैं। रायबरेली जिले की एक सीट पर भी इसी चरण में वोटिंग होगी। 5वें चरण में 693 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें सिराथू से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इलाहाबाद पश्चिम से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, इलाहाबाद दक्षिण से नंदगोपाल नंदी, प्रतापगढ़ की पट्टी सीट से मोती सिंह जैसे मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। वहीं कुंडा विधानसभा सीट से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया खुद की बनाई पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से चुनाव मैदान में है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अवध और पूर्वांचल में आने वाली इन सीटों पर बड़ी जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि राम मंदिर का निर्माण कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। अखिलेश यादव ने मंदिर के लिए जमीन खरीदने के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि राम के नाम पर लूट हो रही है। सरकार की तरफ से ट्रस्ट बनेगा जिससे समय समय पर उन संतों का, उन हमारे जो परंपराओं को आगे ले जा रहे हैं, उन लोगों का सहयोग और मदद उस ट्रस्ट के माध्यम से होगी। अयोध्या में 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान होना है। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद दिल्ली में सभी पाबंदियां हटा ली गई हैं। आज डीडीएम में यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में बाकी बची पाबंदियों को सोमवार से खत्म करने का फैसला लिया गया। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू हटा लिया गया है। अब दिल्ली मेट्रो और बसों में यात्री खड़े होकर भी सफर कर सकेंगे। मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने को 2000 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दिया गया है। साथ ही 1 अप्रैल से स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाएंगे। दिल्ली में दुकानों और रेस्टोरेंट खोलने की समय सीमा भी खत्म हो जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि प्रतिबंध पूरी तरह से हटने के बावजूद सभी को कोविड से जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार इस पर कड़ी नजर रखेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.